Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. Arpita Ocha, your biology mentor. So, हमने चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का अच्छे से डिस्कशन किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में। तो हमने देखा था ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होता है किस तरह से क्लासिफाइड होता है। ओके, तो हमने जो इनके क्लासिफिकेशंस देखे थे वो कुछ इस तरह से थे। तो जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है उसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ओके, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। मेनली इसमें ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जो हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसके अलावा जो इसमें और डिविजन्स होते हैं वो होते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सब हमने डिस्कशन किया था हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को अच्छे से लिंक कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके 2 मेन कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया जाता है। वो 2 मेन कैटेगरीज क्या हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हमने देखा था। जो हमारा ब्रेन होता है ये हाईली जो होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड ऑर्गन है जिसके अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और ये जो ब्रेन है इसमें बहुत सारे फोल्ड होते हैं और ये जो सारे फोल्ड्स होते हैं इसकी वजह से इसमें डिफरेंट रीजन्स बन जाते हैं। सब रीजन्स का क्या क्या फंक्शन होता है ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो जो भी हमारा ब्रेन होता है उसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसमें सेरिब्रम होता है जिसके थिंकिंग से रिलेटेड डिफरेंट एंड कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। फिर हमने देखा मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, ओके, जो कि क्या करता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर रेगुलेशंस का भी कुछ फंक्शंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ओके। और हार्मोन रिलेटेड कोई भी रेगुलेशंस जो होते हैं वो हार्मोन के सारे रेगुलेशंस किससे रहेंगे? मिड ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है उसमें रहते हैं। फिर जो हमारा हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स, ये सब जो होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब हिंड ब्रेन के रीजन्स हैं। इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने ब्रेन का क्विक समरी ले लिया। तो ब्रेन के बाद सेकंड स्ट्रक्चर जो होता है, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, ये किसके फॉर्म में टर्मिनेट होता है? स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में टर्मिनेट होता है। तो जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में रन करती है और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये क्या करती है? जो भी डिफरेंट पीएनएस की नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट रीजन्स में निकलती हैं। तो ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है किस में प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहते हैं? तो जो हमारा ब्रेन होता है वो स्कल में रहता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम में रहती है। सेकेंड पॉइंट आपको ऑल्सो क्लियर हो गया, ओके। तो ये जो भी हमारा सीएनएस है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर्स बनाई जाती हैं, ओके। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 मेन्स लेयर। कौन कौन सी लेयर होती हैं? दिस लेयर्स आर ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायमेटर, ओके। कौन कौन सी है? ड्यूरामेटर, ये क्या है? ये तीनों मेम्ब्रेन है। ये तीनों मेम्ब्रेन्स जो होती है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देती हैं। फर्स्ट इज ड्यूरामेटर, सेकेंड इज एरेक्नॉइड एंड थर्ड इज पायमेटर। इन तीनों का फंक्शन क्या है? हमारे ब्रेन की कवरिंग बनाना और उसे प्रोटेक्शन देना। एंड ये जो तीनों मेम्ब्रेन्स हैं इन्हें हम एक साथ क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। तो आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा जो ब्रेन है ये किससे कवर्ड रहता है, इसकी क्या लेयर्स होती है, तो दीज लेयर्स आर नोन एज मेनिंजेस एंड मेनिंजेस आर फर्दर डिवाइडेड इन 3 लेयर्स विच आर ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायमेटर, ओके। ये जो अभी मेम्ब्रेन्स हैं इन मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये क्या करता है? मान लीजिए किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा या इंजरी हुआ है या फिर कोई प्रेशर रिलेटेड कोई तरह के सेंसेशंस आए हैं तो
ये जो भी तरह के फिजिकल एक्शंस हैं अगर हमारे ब्रेन पे हो रहे हैं तो हमारे ब्रेन को शॉक एब्जॉर्ब करने में और किसी भी तरह के फ्रिक्शन से बचाने में ये मेम्ब्रेन हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि इसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है। ओके, फिर जो हमारा ब्रेन है ये बोनी स्कल, मैंने आपको पहले बताया, जो बोनी स्कल होता है उसके अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। अब हम अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड भी जो होती हैं वो भी सेम फंक्शन करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो हैं वो भी सेम तरह से प्रोटेक्शन लेती हैं। इन तीनों मेनिंजेस से उनका भी प्रोटेक्शन होता है। कौन कौन सी थी? ड्यूरामेटर एंड एरेक्नॉइड एंड पायोमेटर। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, तो फिर हम देखें हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। ये जो हमारा पीएनएस है, ये पीएनएस जो है इसे हमने दो टाइप में इसमें नर्व्स को डिवाइड किया है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। जो ब्रेन से निकलती है अराइज फ्रॉम ब्रेन, दैट इज नोन एज क्रेनियल नर्व, एंड जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। फिर हमने सोमेटिक नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ा था। फिर हमने देखा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इनके फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। किसी भी तरह की अनफेवरेबल कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस के लिए या फिर हाई इंटेंसिटी फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए जिसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत हो। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है लो एनर्जी रिलैक्स्ड कंडीशन के एक्शंस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हम हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम देखते हैं और हमने साथ ही साथ इसमें देखा कि जो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है वो किस तरह से प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून which act as a shock absorber and enclosed in cranium, that is known as meninges, and spinal cord is enclosed in vertebral column। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए जो हमारी नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से कंट्रोल करता है मसल्स के मूवमेंट को। तो एक टॉपिक हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारी मसल टिश्यूज़ हैं उनके पास एक स्पेशल फिलामेंट होते हैं जिसे हम एक्टिन एंड मायोसिन कहते हैं। ओके, तो जब भी मसल कोई भी तरह का नर्व सिग्नल रिसीव करती है तो उस टाइम क्या होता है, मसल को एक्टिवेट कर दिया जाता है, मसल ट्रिगर्ड हो जाती है। कैल्शियम आयन मसल में एंटर कर जाते हैं, दैट रिजल्ट इन एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट स्लाइडिंग टुवर्ड्स ईच अदर, और उस वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, तो देखिए हमने ये पॉइंट पढ़ा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो प्रोसेसिंग करता है और पीएनएस जो होता है उसके पास दो टाइप के एफरेंट एंड इफरेंट नर्व्स होती हैं, है ना। हमने पढ़ा था जब रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको समझाया था, तब मैंने बताया था कि एक जो मैसेज ले जाती है वो एफरेंट नर्व्स होती हैं, जो लेकर आती है वो इफरेंट नर्व होती हैं। तो जब भी किसी भी टाइप का मूवमेंट होता है तो मसल लेवल पर क्या होता है, तो देखिए हमारी जितनी भी मसल होती है वो मसल फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। इन मसल फाइबर में एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं। एक एक मसल फाइबर्स को हम मसल सेल कह सकते हैं। तो जब भी कोई भी तरह का स्टिमुलस आता है, ओके, मान लीजिए आपकी स्किन पे कोई स्टिमुलस आया, उस स्किन के रिसेप्टर ने उस स्टिमुलस को लिया और उसके बाद क्या किया, उसे मसल को दे दिया गया। ब्रेन से प्रोसेसिंग के बाद मसल को दे दिया गया। डायरेक्ट तो मसल को नहीं जाता, पहले ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है, फिर मसल के पास रिस्पॉन्स के लिए इम्पल्स आते हैं। तो अब यहाँ से हमें समझने की ज़रूरत है, इससे पहले वाला आप समझ चुके हैं। तो जो भी हमारी मसल है इसने कोई भी इम्पल्स लिए, ये जब भी इम्पल्स लेती है उसकी वजह से जो मसल फाइबर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। इन मसल फाइबर के एक्टिवेशन से क्या होता है, जो कैल्शियम आयन है वो मसल सेल में एंटर कर जाता है। कैल्शियम आयन मसल सेल में एंटर करता है तब क्या होता है, इन मसल सेल के जो एक्टिन एंड मायोसिन है ये एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं। इन स्लाइडिंग की वजह से मसल फाइबर्स पास आ जाते हैं और मसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। ओके, और जब ये फाइबर्स दूर चले जाएंगे तो मसल फिर से रिलैक्स हो जाएगी। तो हुआ क्या, मसल को रिस्पॉन्स मिला, मसल को इम्पल्स मिला। ये जो इम्पल्स था इसकी वजह से क्या हुआ, मसल फाइबर्स एक्टिवेट हो गए, एक्टिन मायोसिन स्लाइड होने लगे एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। मसल के कॉन्स्ट्रिक्ट होते ही मसल का एक्शन शो हुआ और वो मूवमेंट हो गया, जो मूवमेंट डिजायर्ड था, जो कि प्रोसेसिंग ब्रेन में हो चुकी थी, किस तरह का मूवमेंट करवाना है। अब ये जो कैल्शियम आयन है उसका क्या सेकंड स्टेप होगा, जब भी
इम्पल्स आएंगे कि जो कंडीशन है उसे रिलैक्स कर दिया जाए, तो वो सारे इम्पल्स फिर से ब्रेन से आते हैं। अब कैल्शियम आयन मसल सेल से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही कैल्शियम आयन मसल सेल से बाहर निकलेगा, जो एक्टिन मायोसिन है वो फिर से दूर दूर हो जाएंगे, मसल फाइबर्स दूर हो चुके हैं, मसल इलोंगेट कर जाती है, मसल रिलैक्स कंडीशन में आ जाती है और मूवमेंट वापस रुक जाता है। ओके, तो इसी तरह से मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन के लिए मसल फाइबर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कैल्शियम आयन का मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। इसी पॉइंट की वजह से हम मसल के मूवमेंट को समझ सकते हैं और इसमें किस तरह से नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। आपका ब्रेन प्रोसेस करता है, उसके अकॉर्डिंग आपके मसल्स को इम्पल्स दिए जाते हैं और उसका वो रिस्पॉन्स शो करती है बाय डिफरेंट एक्शंस। ओके, क्लियर। तो अब हम देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है हमारा। रिफ्लेक्स एक्शन जो हमने पढ़ा था, रिफ्लेक्स एक्शन में हमने देखा था कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है एक ऐसा इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट है जिसका एकदम सडन एक्शन होता है। किसी भी तरह से हमारे पास कोई स्टिमुलाई आता है तो उसका जो सडन रिस्पॉन्स होता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हमने रिफ्लेक्स आर्क देखा था, वो कहाँ से स्टार्ट होता था, रिसेप्टर ऑर्गन से। ओके, हमने यही पढ़ा, जो हमारा रिसेप्टर ऑर्गन है वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन आते हैं। सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, मैं यहाँ पे ए लिख लेती हूँ, एफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। फिर रिले न्यूरॉन, ये न्यूरॉन जो कि प्रोसेसिंग करवाएंगे। ओके, इन्हें इंटर न्यूरॉन भी कहा जाता है। और वहाँ से मोटर न्यूरॉन को इम्पल्स दिए जाते हैं जो कि इफेक्टर मसल पे चले जाते हैं और इफेक्टर मसल पे मूवमेंट शो किया जाता है। ओके, किस तरह का मूवमेंट है हम इससे पहले वाले टॉपिक में अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। तो रिसेप्टर आया, रिसेप्टर ऑर्गन आया, रिसेप्टर ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो कि इफरेंट न्यूरॉन होते हैं वहाँ से इफेक्टर तक आता है। तो इस सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, तो रिसेप्टर वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इम्पल्स को लेते हैं और आगे रिले करवाते हैं। ओके, तो हम रिसेप्टर के बारे में इसमें और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए रिसेप्टर क्या है। रिसेप्टर आर द स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ द नर्व फाइबर। इस रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं नर्व फाइबर की जो कि कलेक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन को टू बी कंडक्टेड बाय द नर्व्स, जो कि नर्व्स इन जो इम्पल्स हैं इनको आगे क्या करेंगी, कंडक्ट करेंगी। सो रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ द नर्व फाइबर दैट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन to be conducted by the nerves. Receptors are in the sense organ of animal. रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे सेंस ऑर्गन में। आपके पास क्या क्या सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आइज हैं ताकि आपको विजुअल सेंसेशंस मिले, एंड टेस्ट बड है, टंग है, मतलब वो क्या करती हैं, आपको टेस्ट की सेंसेशन देती है। ईयर्स हैं जो आपको हियरिंग सेंसेशन देते हैं। स्किन है, स्किन क्या करती है, आपको टच सेंसेशन, हीट सेंसेशन, डिफरेंट टाइप के सेंसेशंस देती हैं। तो सारे रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं और ये नर्व के ही टिप पॉइंट्स हैं, है ना। आपको ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, दे आर टिप ऑफ नर्व। ओके, फिर देखो हमने डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स को कुछ इस तरह से क्लासीफाई किया है, वो क्या क्या है हम देखते हैं। फर्स्ट इज फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन इनर ईयर। ये रिसेप्टर इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन आर हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो फोनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हियरिंग से रिलेटेड इम्पल्स को लेते हैं और हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और वहाँ पे उसे सेरिब्रम में कलेक्ट कर लिया जाता है एज हियरिंग मेमोरी। द मेन फंक्शंस आर हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेकेंड इज फोटोरिसेप्टर, दीज आर प्रेजेंट इन आई। फंक्शन क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअल स्टिमुलस। किसी भी तरह का विजन से रिलेटेड जो भी इम्पल्स है वो यहीं से जाता है और हमारे सेरिब्रम में जाकर डेटा कलेक्ट हो जाता है एज मेमोरी। ओके, विजन मेमोरी के फॉर्म में। थर्मोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर क्या है, दीज आर प्रेजेंट इन स्किन। ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन, टच, हीट। किसी भी तरह का जो सेंसेशन है ये होता है, ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें पेन हो सकता है, टच हो सकता है या हीट स्टिमुलाई हो सकता है। दीज रिसेप्टर्स आर ऑल्सो नोन एज थर्मोरिसेप्टर। इन्हें थर्मोरिसेप्टर कहते हैं ऑफकोर्स। फिर आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या, हमारे पास एक और सेंस ऑर्गन है, नोज। ओके, जो स्मेल
के सेंसेशंस हमें देता है। तो जो दीज आर प्रेजेंट इन नोज, नोज में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दे रिसेप्टर रिसीव स्मेल सेंसेशंस, जो हमारा स्मेल सेंसेशंस हैं उसको ये रिसेप्टर रिसीव करते हैं। फिर आता है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन टंग, जो टंग में प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? दीज हेल्प इन टेस्ट डिटेक्शन, दीज हेल्प इन टेस्ट डिटेक्शन, ये टेस्ट का सेंसेशन को लेते हैं। तो इस तरह से हमने सारे रिसेप्टर्स पढ़े। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ। तो फाइनली ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, नर्वस सिस्टम का डिटेल्ड वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो जो डाला था वो था, और उसके बाद कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे वो हमने अभी डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे बताइए कॉमेंट्स में। तो अब हम चलते हैं एनिमल से प्लांट की तरफ। प्लांट में क्या होता है? तो प्लांट का मूवमेंट किस तरह से होता है और सारे हार्मोन्स उसमें किस तरह से डिफरेंट टाइप के फंक्शन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है प्लांट हार्मोन एंड मूवमेंट। ओके, तो देखिए हम क्या होता है प्लांट हार्मोन। ये क्या होते हैं? जो भी हार्मोन है प्लांट में, इनका ही सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन होता है। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स आर कैरीड आउट बाय हार्मोन। हार्मोन के थ्रू ये फंक्शन किए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स यहाँ पर लिखे हैं। प्लांट हार्मोन है सारे, एनिमल में ये हार्मोन नहीं मिलेंगे आपको। क्या क्या है? फर्स्ट इज ऑक्सीन, सेकंड इज साइटोकाइनिन, थर्ड इज जिब्रेलिन, फोर्थ इज एब्सिसिक एसिड एंड द लास्ट इज इथाइलिन। ओके, इथाइलिन इज गैसेस हार्मोन। ओके, फर्स्ट हार्मोन से हम देखें इनके फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट इज ऑक्सीन दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ऑक्सीन क्या करता है? प्लांट ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। किसी भी तरह की ग्रोथ करनी है, प्लांट की लेंथ जो है उसे इंक्रीज करवाना है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीन होता है। तो प्लांट का ग्रोथ हो सकता है किस तरह का, इलॉन्गेशन हो गया किसी भी तरह का, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज ऑक्सीन। ओके, सेकेंड हार्मोन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? इट प्रमोट सेल डिवीजन, डिलेज एजिंग ऑफ सेल। अब अगर सेल जल्दी से सेल की एजिंग होने लग गई तो प्लांट जो है जल्दी से क्या हो जाएगा? डिटीरियोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए उसकी एजिंग को डिले करवाने का फंक्शन भी किसका होता है? साइटोकाइनिन का होता है। एंड सेल डिवीजन किसी भी टाइप का हो रहा है, सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन करता है, जो कि ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन से सेल ग्रोथ होती है, टिश्यू ग्रोथ होती है, प्लांट ग्रोथ होती है। तो ऑटोमेटिकली प्लांट ग्रोथ के लिए भी साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल है। फिर आता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या करता है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम की ग्रोथ में इनिशिएट सीड जर्मिनेशन, प्रमोट फ्लावरिंग, सेल डिवीजन एंड सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन। काफ़ी सारे फंक्शन हैं हमारे जिब्रेलिन के। तो जिब्रेलिन जो है क्या है? हेल्प करता है इन ग्रोथ ऑफ स्टेम। स्टेम की ग्रोथ करवाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आप सबसे ज़्यादा इसे किस में देख सकते हैं? हम शुगर केन में देख सकते हैं। शुगर केन जो होता है वो काफ़ी इलोंगेटेड स्टेम होते हैं उनके। ओके, तो उनमें जिब्रेलिन आपको ज़्यादा मिलता है। फिर आता है इट इनिशिएट सीड जर्मिनेशन। सीड जो है अगर वो सॉइल में प्रेजेंट हैं और उनका जर्मिनेशन करवाना है, और अगर उसमें जिब्रेलिन नहीं है तो वो कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ओके, ये पॉइंट आपको समझ में आया? कभी भी जर्मिनेट नहीं कर पाता है, इसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर जिब्रेलिन प्रेजेंट हो। तो इनिशिएट सीड जर्मिनेशन, इट प्रमोट फ्लावरिंग। फ्लावरिंग करवाता है प्लांट में, जो भी फ्लावर्स आने वाले हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जिब्रेलिन। तो प्रमोट फ्लावरिंग, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन करवाता है ये भी, एंड सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन हो भी गया तो उसके बाद जो सीड की ग्रोथ है वो, और उसमें जो सेल डिवीजन है वो कौन करवाएगा? जिब्रेलिन करवाएगा। तो ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन दे मेन आर प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो कि किसी भी तरह से डिफरेंट डायमेंशंस में हमारे प्लांट का क्या करवाते हैं? ग्रोथ करवाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? एब्सिसिक एसिड आता है। इट इनहिबिट ग्रोथ एंड कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स।
प्रमोट डॉर्मेंसी ऑफ बड एंड सीड। तो देखिए ग्रोथ ज़रूरी नहीं है, अगर प्लांट में सिर्फ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे तो वो सिर्फ प्लांट का ग्रोथ करवाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ प्लांट की ग्रोथ होती रहे, तो कुछ ग्रोथ को इनहिबिट भी कराना होता है। तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ओके, इसे हम और क्या कहते हैं, इट इज़ स्ट्रेस हार्मोन एंड इट इनहिबिट ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है, और साथ में ही लीव्स की कर्लिंग हो जाना, लीफ की एजिंग हो जाना, एजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये डॉर्मेंसी को भी प्रमोट करता है। डॉर्मेंसी का मतलब क्या है, एक ऐसी इनएक्टिव फॉर्म जिसमें अब सीड जो है या बड जो है इसके आगे जर्मिनेट नहीं करेंगी, ग्रोथ नहीं करेंगी। जब कभी भी ग्रोथ रुक जाती है तो वो उनकी डॉर्मेंट कंडीशन कहलाती है। कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कि 10 ईयर्स 5 ईयर्स तक भी सॉइल में रहते हैं बट वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या है, वो सीड अभी डॉर्मेंसी में है, ओके। तो डॉर्मेंसी को प्रमोट कौन करवाता है, एब्सिसिक एसिड करवाता है। प्लांट का कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के लिए प्लांट को कौन प्रिपेयर करता है, एब्सिसिक एसिड प्रिपेयर करता है। पॉइंट आप नोट कर लीजिए, किसी भी तरह के स्ट्रेस स्टेजेस से प्लांट को कौन प्रिपेयर करेगा, एब्सिसिक एसिड करेगा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। द लास्ट हार्मोन इज इथाइलिन। इथाइलिन एक तरह का गैसियस हार्मोन है, ओके। दिस गैसेस हार्मोन विच कॉजेज राइपनिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट के राइपनिंग के लिए इथाइलिन करते हैं। आप इथाइलिन को देख सकते हैं जो कि हमारे ऑरेंज पील होते हैं। ऑरेंज पील को अगर हम स्क्वीज़ करें तो उसमें से गैसेस हार्मोन निकलता है और यही गैसेस हार्मोन है इथाइलिन, ओके। किसी भी तरह का फ्रूट है अगर वो बहुत ज़्यादा रॉ है अभी तो उसको राइपन करने का फंक्शन किसका होगा, हमारे इथाइलिन का होगा। तो दीज वर द प्लांट हार्मोन्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ एंड इनहिबिशन। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन है जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, और इनहिबिटिंग फंक्शन कौन करवा रहा है, आपका एब्सिसिक एसिड करवा रहा है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस कंडीशंस में ये प्लांट को फाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि जो प्लांट है प्रिपेयर्ड रहे हर टाइप की कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में, ओके। फिर हम नेक्स्ट चलें तो ग्रोथ, अब देखें हम मूवमेंट देखते हैं प्लांट में किस तरह के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हैं ग्रोथ इन डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रोथ इन डिपेंडेंट मूवमेंट मतलब ऐसे मूवमेंट जिसमें ग्रोथ नहीं हो रिस्पॉन्सिबल। द मूवमेंट विच आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड, ऐसे मूवमेंट जो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। उसका एक और नेम है, वो क्या है, नेस्टिक मूवमेंट। दीज मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। ये जो मूवमेंट है एनवायरमेंट से अगर प्लांट को किसी भी तरह का कोई स्टिमुलाई मिला है तो वो मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होता, इसलिए इसे हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहते हैं, ओके। पॉइंट क्लियर हुआ। So these movement occur in response to environmental stimuli, but the direction of response is not dependent on the direction of stimulus. Okay? इसमें ये पॉइंट देखिए, आप अच्छे से ध्यान रखना। The direction of response is not dependent on the direction of stimulus. जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस मिला उस प्लांट को जरूरी नहीं है रिस्पॉन्स उसी में आए, ओके। तो इसका एग्जाम्पल देखिए हम, मूवमेंट इन द टच मी नॉट प्लांट। आपने पढ़ा होगा टच मी नॉट प्लांट के बारे में। दिस इज द थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। उसका रीज़न क्या है, अब उसका मूवमेंट क्यों हुआ, आप जब भी उसकी लीव्स को टच करते हैं, टच मी नॉट प्लांट की लीव्स को टच करते ही सारी लीव्स जो होती है वो मुरझा जाती हैं, है ना। उसका रीज़न क्या है, उसके अंदर थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट होता है। अब जो लीव्स का ये मूवमेंट हुआ, इस लीव्स के मूवमेंट की वजह से आपने क्या देखा, क्या इसके अंदर किसी भी टाइप की ग्रोथ हुई? नो, इसमें किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं हुई है ना। पॉइंट क्लियर हुआ आपको, इसमें किसी भी टाइप की ग्रोथ नहीं हुई है, इसलिए ये नेस्टिक मूवमेंट है। क्योंकि इसमें टच हुआ तो टच को हमेशा हम थिग्मो कहते हैं, तो थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट इसमें देखा जाता है। आपको पॉइंट क्लियर हुआ, ओके। काफ़ी बोरिंग सा टॉपिक है बट फिर भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। सेकेंड इज ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इन प्लांट। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट, जो ऐसे मूवमेंट जिससे ग्रोथ भी हो रही है, मूवमेंट विच आर ग्रोथ रिलेटेड आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। वो कैसे थे, नेस्टिक मूवमेंट, एंड दीज आर ट्रॉपिक मूवमेंट। दीज मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई
यस, ये भी एनवायरमेंटल के स्टिमुलाई से ही बनते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्स, बट जो रिस्पॉन्स की डायरेक्शन होती है वो कैसी है, इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। वो किस पे डिपेंड करती है, स्टिमुलस की डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो हमारे प्लांट होते हैं ये दो टाइप के मूवमेंट को शो करते हैं। तो मूवमेंट कौन कौन से टाइप थे आपके, ग्रोथ इंडिपेंडेंट एंड ग्रोथ डिपेंडेंट। ग्रोथ इंडिपेंडेंट का मेन फंक्शन क्या है, यस ये एनवायरमेंट से स्टिमुलेटेड होंगे, बट इनका जो फंक्शन होगा वो ज़रूरी नहीं है स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो, फंक्शन डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। ओके, एंड द सेकेंड इज ग्रोथ रिलेटेड। जैसे ग्रोथ रिलेटेड में क्या होता है, कोई भी तरह का एनवायरमेंटल स्टिमुलाई मिला और स्टिमुलाई की हेल्प से क्या किया, उस प्लांट के किसी पार्ट में ग्रोथ हुई, तब ये क्या कहलाता है, ग्रोथ रिलेटेड। इसे हम और एक और नेम से भी जानते हैं, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज नेस्टिक मूवमेंट। ओके, ग्रोथ इंडिपेंडेंट का एक अच्छा सा एग्जाम्पल हमने देखा वो है टच मी नॉट प्लांट। इसका एक और एग्जाम्पल आप क्या देख सकते हैं कि जो हमारा सनफ्लावर है, सनफ्लावर के अंदर क्या मूवमेंट होता है, जिधर सन की डायरेक्शन होती है उधर उधर इसके अंदर मूवमेंट करता जाता है। ओके, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है, डायरेक्शन जो हमने देखा अभी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट इसका, क्योंकि इसमें डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स सेम ही होते हैं। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल क्या है जो हमारा ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। सनफ्लावर वाला जो टॉपिक हमने बताया उसमें क्या था, जो सनफ्लावर है वो जिधर लाइट आती है उधर मूवमेंट करता है, स्टिमुलस जिधर है मूवमेंट भी उधर हो रहा है, तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है। इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, लाइट डिपेंडेंट। ओके, अगर लाइट की वजह से कोई मूवमेंट हुआ है जैसा सनफ्लावर में हमने देखा था, दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब ग्रेविटी डिपेंडेंट मूवमेंट। ग्रेविटी डिपेंडेंट मूवमेंट, ग्रेविटी की वजह से अगर प्लांट की कोई पार्ट में कैसा ही मूवमेंट हुआ है विच विल बी नोन एज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। ओके, फिर है कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट केमिकल डिपेंडेंट, कोई भी केमिकल की वजह से अगर मूवमेंट हो रहा है दैट विल बी केमिकल डिपेंडेंट मूवमेंट। चलो नेक्स्ट देखें, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर से स्टिमुलस मिला और मूवमेंट हुआ, दैट विल बी हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। फॉर एग्जांपल जो रूट्स हैं, ये रूट्स सॉइल में कंटिन्यूसली फैलती रहती हैं, बट सॉइल को इस डायरेक्शन में वाटर कंटेंट ज़्यादा मिल रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, सारी की सारी जो रूट है सॉइल में वो उसी डायरेक्शन में चली जाएंगी। तो वाटर जिधर आपको मिल रहा है उसी स्टिमुलाई से आप एक्टिव होकर सारी रूट उधर जा रही हैं, तो ये कैसा एग्जाम्पल होता है, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का। सेम इज विद केमिटॉपिक। कीमोट्रॉपिक के अंदर भी सेम टू सेम सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर क्या होता है, टच की वजह से अगर मूवमेंट हो रहा है एंड डायरेक्शन विल बी सेम, तब हम इसे क्या कहेंगे, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। तो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स होते हैं जो कि स्टिमुलेटेड होते हैं डिफरेंट फैक्टर की वजह से, चाहे वो लाइट हो, ग्रेविटी हो, कोई केमिकल सब्सटेंस हो, वाटर हो और टच हो, ठीक है, या प्रेशर हो, सेम बात है। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। ओके, अब इसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जो कि हम क्लियर कर लेते हैं। वो फर्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होती है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म। अगर किसी भी प्लांट के कोई पार्ट का मूवमेंट होता है और इस प्लांट के मूवमेंट का कॉज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म। ओके, अर्थ यहाँ पे, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे मेन कॉजिंग फैक्टर होता है जिसकी वजह से प्लांट का कोई पार्ट रिस्पॉन्स देता है। अगर कोई प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ओके, मतलब अर्थ की तरफ, मान लीजिए कोई
जो स्टेम है, कुछ ऐसी एडवेंटिशियस रूट होती हैं जो कि प्लांट के स्टेम से निकलती हैं। जनरली हमने क्या देखा, तो जो स्टेम होता है उसके नीचे जो रूट्स निकलती है वो सॉइल में होती है, बट जो एरियल पार्ट है, जो ब्रांचेस हैं, अगर ब्रांचेस से भी कभी कभी क्या हो, कुछ रूट्स निकल जाएं, उन रूट्स को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं ये ग्रेविटी से स्टिमुलेटेड होकर टुवर्ड्स द ग्रेविटी रन करती हैं और उनकी कंटिन्यूसली जो ग्रोथ होती है ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट है और इसका कॉज क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव कहलाएगा जियोट्रॉपिज्म। इट विल बी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, जिसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो क्या एग्जाम्पल हमने देखा, जो भी जनरली जो प्लांट होता है, जो उसके स्टेम के नीचे से जो रूट निकलती है वो सॉइल में रहती है, बट जो स्टेम से जो ब्रांचेस निकल रही हैं उन ब्रांचेस से भी कभी कभी रूट्स निकलती हैं। ओके, और वो रूट सीधा कहाँ जाती हैं, अर्थ में जाती हैं। तो ये जो एडवेंटिशियस रूट होती हैं, इन एडवेंटिशियस रूट का जो मूवमेंट होता है वो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होता है और वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो ग्रेविटी फैक्टर पर डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म और ग्रेविट्रॉपिज्म, जिसमें ये क्योंकि ग्रेविटी के टूवर्ड्स मूव कर रही हैं ये एडवेंटिशियस रूट और फिर से सॉइल में चली जा रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, जो बनियन ट्रीज होती हैं उसमें आपने देखा होगा जो ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस से नीचे रूट्स निकली रहती हैं जो कि सीधा अंदर अर्थ की तरफ जाती हैं, तो एक अजीब सा स्ट्रक्चर आपको देखने को वहाँ मिलेगा। अब जाके देखना बनियन ट्री को, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का। सेकेंड इज अवे फ्रॉम ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर वो मूव करती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। किसका एग्जाम्पल हो गया ये, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। ओके, इसको हम किस तरह से समझते हैं, कुछ मार्शी एरियाज जो होते हैं, मार्शी एरियाज में जो प्लांट होते हैं, इन प्लांट के जो रूट होती हैं वो रूट्स को अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ओके, क्योंकि मार्शी एरिया में मीथेन गैस होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मार्शी एरिया। तो क्योंकि वो पूरा दलदल वाली जगह होती है तो जो प्लांट होते हैं उन्हें प्रॉपर जो है वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उस वजह से जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करती हैं, जो उनका एरिया है वहाँ से बाहर की तरफ एरियल पार्ट में आ जाती हैं। ओके, तो रूट्स जो हैं टर्न करके एरियल पार्ट में जाते हैं, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ये पूरा मार्शी एरिया है और ये रूट्स को ऐसे होना चाहिए था और रूट्स यहाँ से फिर से बाहर निकल गई कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रूट बाहर निकल गई, तो इसका जो मूवमेंट था क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। एग्जाम्पल, मार्शी एरियाज के अंदर जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। ओके, सो रूट ग्रोज टुवर्ड द ग्रेविटी एंड शूट ग्रोज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। यस, दैट इज वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल। जब सारे के सारे शूट सिस्टम हैं वो क्योंकि ग्रेविटी के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म पार्ट। बट जो रूट हैं क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ ही ग्रो कर रही हैं तो रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं। तो इस तरह से हमने पूरा जियोट्रॉपिज्म पढ़ा। अब हम देखें फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटो का मतलब क्या है, यहाँ पे मूवमेंट करवाने वाला फैक्टर कौन है, लाइट है, इसीलिए इसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखें, क्या इसका एग्जाम्पल है, मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। तो प्लांट का कोई पार्ट अगर लाइट के रिस्पॉन्स में मूव करने लगे और उसमें ग्रोथ हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में अगर वो प्लांट पार्ट लाइट के टुवर्ड्स जा रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगा, और अगर वो अवे फ्रॉम लाइट मूवमेंट शो कर रहा है तो ये नेगेटिव ट्रॉपिज्म होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो स्टेम है क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट गया था तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म था, बट वही स्टेम जो है लाइट के टुवर्ड्स गया था। आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है ना, वो लाइट के टुवर्ड्स गया था, दैट्स व्हाई उसे हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, उसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे।
अब सेकंड है रूट। रूट जो थी वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स जा रही थी, इसलिए वो जियोट्रॉपिज्म शो कर रही थी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर रही थी। बट वो जो हमारा लाइट है, लाइट के ऑपोजिट जा रही है, ग्रेविटी के टुवर्ड्स जा रही हैं बट लाइट के ऑपोजिट जा रही हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो लाइट के उल्टा चलती हैं, लाइट के टुवर्ड्स नहीं जाती हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल भी हमने समझ लिए। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हमने देखे, ग्रेविटी एंड लाइट। द थर्ड फैक्टर इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म के एग्जाम्पल क्या हैं, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर और मॉइस्चर। जिधर वाटर एंड मॉइस्चर होगा, प्लांट का जो पार्ट है उधर की तरफ मूव कर जाएगा। ओके, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था अभी। तो इसमें देखो, इसको भी दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज टुवर्ड्स वाटर। अगर कोई प्लांट का पार्ट वाटर की तरफ जा रहा है, वाटर की तरफ मूवमेंट शो हो रहा है, उसकी वजह से उसमें ग्रोथ हो रही है, तो दिस ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म है क्योंकि वे जो हैं टुवर्ड्स द वाटर ही मूवमेंट शो कर रहे हैं। सेकंड इज अवे फ्रॉम वाटर। अगर जो प्लांट पार्ट है वो वाटर से दूर जा रहा है, तब इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। फिर से एग्जाम्पल सेम ही लिया है, रूट का मूवमेंट, क्योंकि रूट ग्रेविटी के टुवर्ड्स जाती है और लाइट के अगेंस्ट जाती है, लेकिन वाटर के भी टुवर्ड्स जाती है ना। रूट का ही तो फंक्शन है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, तो क्योंकि रूट का ही फंक्शन है वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो वाटर के टुवर्ड्स जाएगी, इसीलिए ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करती है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ आपको। रूट्स के अंदर रूट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करेंगी। बट यहाँ पर एक और पॉइंट देख लीजिए, जो अभी हमने मार्शी एरिया वाले प्लांट देखे थे, मार्शी एरिया वाले प्लांट जो थे उनकी रूट्स कुछ और ही शो कर रही थी, वो लाइट के टुवर्ड्स जा रही थी, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही थी। बट वो वाटर से दूर जा रही थी, तो वाटर से दूर चली गई, तो ये मैं एक्सेप्शन बता रही हूँ आपको, है ना। मार्शी प्लांट्स में एक्सेप्शन होता है उनकी रूट्स में। तो वो जो रूट्स थी वो वाटर से भी दूर जा रही हैं, अवे फ्रॉम वाटर हैं, तो क्या शो करेंगी बताइए मुझे, वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करती है, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट प्लांट है, क्योंकि वो मार्शी एरिया में रहते हैं। ओके, एंड जो हमारा शूट होता है, शूट को वाटर नहीं चाहिए क्योंकि रूट्स ही उनके लिए एब्जॉर्ब कर लेंगे उन सारे वाटर को, तो इसीलिए जो शूट है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम इसके डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू ये पॉइंट समझ सकते हैं और हम मूवमेंट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म। तो कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है, किस तरह से समझे हम कीमोट्रॉपिज्म को, तो देखिए, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, किसी भी तरह का केमिकल स्टिमुलाई अगर मिले और मूवमेंट शो किया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं। ओके, केमिकल की वजह से आया इसलिए कीमोट्रॉपिज्म। अब अगर कोई प्लांट का पार्ट, देखो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ना, इतना टफ नहीं, एग्जाम में आ जाए, आप अच्छे से लिख लेना सारे पॉइंट्स। टुवर्ड्स द केमिकल अगर मूवमेंट हो रहा है, ओके, टुवर्ड्स द केमिकल अगर मूवमेंट हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव कीमोट्रॉपिज्म। एंड अवे फ्रॉम केमिकल मूवमेंट हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कीमोट्रॉपिज्म। अब केमिकल का एग्जाम्पल आप क्या लें, किस तरह का केमिकल जो है हमें देखने को मिलता है, तो सुनो ध्यान से। जो भी हमारी पोलन ट्यूब होती हैं, पोलन ट्यूब कहाँ है, कैसे हैं, हम इसे समझें। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा अज्यूम करते हैं, हमने एक फ्लावर ड्रॉ किया, ओके, तो यहाँ पर ये एंथर प्रेजेंट है। ओके, इस एंथर से मान लीजिए क्या निकले, पोलन ग्रेन्स निकले। ये जो पोलन ग्रेन्स है ये कहाँ पर आए, फ्लावर के जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर आकर ये लैंड हुए। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। आपको पॉइंट क्लियर हुआ, पोलन ग्रेन कहाँ से आए। तो ये जो पोलन ग्रेन प्रेजेंट है, ये जो पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, इस स्टिग्मा के थ्रू पोलन ट्यूब बनती है जो कि नीचे की तरफ जाती है। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को कौन स्टिमुलेट कर रहा है, इसे हम अब समझते हैं। तो जो पोलन ट्यूब होती है वो ओव्यूल की तरफ जाती है, क्योंकि ओव्यूल में केमिकल प्रेजेंट है जो कि उसको स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह का मूवमेंट जिसके अंदर क्या हो, आपको स्टिमुलस प्रेजेंट हो, कैसा स्टिमुलस,
केमिकल स्टिमुलस प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कीमोट्रोपिज्म। क्योंकि वो केमिकल की तरफ जा रही थी इसलिए ये क्या कैसा मूवमेंट हो गया, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। ओके, आपको क्लियर हुआ। पोलन ट्यूब कहाँ बनती है, पोलन ग्रेन से निकलती है। पोलन ट्यूब कहाँ जाती है, ओव्यूल की तरफ, तो ओव्यूल आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या करती हैं, किसे शो करती हैं, ये कीमोट्रोपिज्म को शो करती हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट इज थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या है, इसके वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था थिग्मो का मतलब क्या होता है, प्रेशर या फिर टच से रिलेटेड। ओके, तो ये जो थिग्मो रिसेप्टर है ये किस तरह से शो करता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच। अगर टच के रिस्पॉन्स में किसी भी तरह का मूवमेंट शो हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, थिग्मो कहेंगे। ओके, सो टूवर्ड्स द टच, जिधर से प्लांट पार्ट को टच किया गया है अगर उधर ही मूवमेंट हो रहा है तो ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म होता है। ओके, एंड अवे फ्रॉम टच का मतलब क्या होता है, अगर प्लांट पार्ट को जिधर से टच किया गया है उधर अगर मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। ओके, नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम क्या देखें, मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट ऑफ पॉजिटिव थिग्मो रिसेप्टर। ओके, तो देखिए टेंड्रिल के अंदर क्या होता है, आप समझते हैं टेंड्रिल क्या होता है, हम इसे समझाते हैं, डायग्राम से क्लियर करते हैं टेंड्रिल में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई भी तरह का प्लांट है, इसका स्टेम है, इसके अंदर से डिफरेंट टेंड्रिल्स निकल रहे हैं। टेंड्रिल्स का कुछ इस तरह का होता है स्ट्रक्चर। ओके, काफ़ी स्लेंडर होते हैं ये बाय स्ट्रक्चर। अब इसे प्लांट को ऊपर ग्रो करना है तो इसी के साथ मान लीजिए कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट इसे मिला हमारे टेंड्रिल को, तो टेंड्रिल क्या करता है, उसके चारों ओर मूवमेंट शो करता है क्योंकि टेंड्रिल ने क्या किया, इस सॉलिड पार्ट को टच किया। तो टेंड्रिल जब भी किसी चीज़ से टच होते हैं तो उस टच की वजह से उसके अंदर जो स्टिमुलाई जनरेट हुआ और उस स्टिमुलाई की वजह से क्या हुआ, वो उसके चारों ओर ग्रोथ करने लग गया। क्योंकि जिधर स्टिमुलाई था उधर ही उसने ग्रोथ की, इसलिए ये भी किस तरह का एग्जाम्पल होता है, पॉजिटिव थिग्मो रिसेप्टर का एग्जाम्पल होता है। ओके, तो पॉजिटिव थिग्मो रिसेप्टर भी हमें पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह के जो हमारे प्लांट हैं वो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स देखते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट हमने पढ़ा है ये क्या है, ये प्लांट के ग्रोथ एंड मूवमेंट को शो करता है। तो प्लांट का जो ग्रोथ एंड मूवमेंट है वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, वो सारा डिपेंड करता है हमारे हार्मोन्स पे। डिफरेंट टाइप के हार्मोन होते हैं जो डिफरेंट टाइप का क्या करवाते हैं, फंक्शन हमारे प्लांट्स में करवाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। और इसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन हमने पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट टाइप के जो है मूवमेंट देखे, कुछ मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं और कुछ जो मूवमेंट होते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल के साथ डिफरेंट टाइप के और मूवमेंट का क्लासिफिकेशन देखा जिसे हम जियोट्रोपिज्म कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं, कीमोट्रोपिज्म कहते हैं एंड थिग्मोट्रोपिज्म भी कहते हैं। फिर हमने एक्सेप्शंस भी देखे कि इसमें क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्लांट हार्मोन का पार्ट है, प्लांट ग्रोथ का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो जो हमारा जो चैप्टर 7 है ये मेनली हमें क्या बताता है, जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन में और जो प्लांट में हार्मोन का जो पूरा रेगुलेशन होता है वो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए, और कोई क्वेश्चन में डाउट है इससे प्रीवियस चैप्टर 6 के आप सारे क्वेश्चन कीजिए, जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कीजिए। उससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो मुझे बताइए, हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों के साथ आप इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कर दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप सब पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।